दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों के लिए थोड़ी सी वीडियो का टाइम चेंज हो गया क्योंकि मौसम वगैरह भी ऐसा ही था, इस वजह से मैं वीडियो पे काम नहीं कर पाया। तो अब आप लोगों के लिए वीडियो आ चुकी है, अब आप इसको आप लोग तैयार करना। थोड़ा सा शेड्यूल सुन लेना आने वाले वीक का। जैसे अभी फ्राइडे है, आज आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का जो लास्ट के टॉपिक है, 2 या 3 वीडियो इसकी आनी, यानी आज वर्ल्ड हिस्ट्री, कल भी वर्ल्ड हिस्ट्री और संडे को भी आपकी वीडियो आएगी, उस दिन भी वर्ल्ड हिस्ट्री आएगी। और संडे की इवनिंग में हम 4 बजे लाइव क्विज करेंगे और परीक्षा वाणी आपको पूरी तैयार रखनी है, ठीक है। और मंडे को भी वर्ल्ड हिस्ट्री का वीडियो आएगा और मंडे को आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री मंडे कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद उस हफ्ते यानी नेक्स्ट वीक जो आपके दिन बचते हैं 5 या 6, उस पूरे वीक आपका आपके सिलेबस का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा। पूरे हफ्ते वही टॉपिक चलेगा आपके सिलेबस में। बहुत बड़ा बड़ा उसने लिखा है, भारत का पंचायती राज व उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम। यानी पहले मैं इंडिया का पंचायती राज सिस्टम पढ़ाऊंगा, उसके बाद में लिंक करते हुए उत्तराखंड के पंचायती राज सिस्टम पे, पहले इंडिया का फिर उत्तराखंड का पंचायती राज सिस्टम हम पढ़ेंगे। और वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, सबसे कीमती टॉपिक आपके पूरे सिलेबस का है, उसको आप लोग तैयार करिए। क्योंकि पेपर भी की जो पेपर है आपका पंचायती वाला ही पेपर है, तो आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और नॉर्मल पेपरों में भी हमेशा क्वेश्चन उससे आपको देखने को मिलता है, तो 2 क्वेश्चन लगभग आप उससे मान के चलिए कि वो देगा, ठीक है। तो अगले हफ्ते आपका पंचायती राज, पहले इंडिया का फिर उत्तराखंड का पूरा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, तो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो उस वाले टॉपिक के लिए। तो आज मैं शुरुआत करता हूं विश्व इतिहास के टॉपिक के साथ। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीय विश्व युद्ध और इसके कारण, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखना है, तो हमने क्या देखना है, सेकेंड, द्वितीय आप लोग हिंदी में लिख लीजिए, वर्ल्ड वॉर, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने देखना है। और ये कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इस पे हम लोग काम करेंगे। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की जो शुरुआत मानी जाती है वो 1939 से 1945 तक मानी जाती है। आप लोग एक काम करना, अपने पास मैप रखे रहना, यूरोप का मैप देखते रहना, या जो मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपको मैप बताया था, उसको आप लोगों ने देखना है। तो ये जो युद्ध हुआ था 1939 से 1945 तक का, ये समय टाइम पीरियड था, ठीक है। इसको ऐसे लिख लीजिए, 1939 से 1945 तक का ये वर्ल्ड वॉर का क्या था, समय था, ठीक है। ये कितने वर्ष चला, साफ साफ दिख रहा है, 6 साल चला। और विश्व का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष इसको माना जाता है, जो कि सशस्त्र संघर्ष था, यानी हथियारों को लेकर संघर्ष हुआ था। तो ये कितने वर्ष चला, 6 वर्ष चला, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। 6 वर्ष चलने वाला ये संघर्ष था। विश्व का सबसे बड़ा, इतिहास का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष माना जाता है इसको, जो कि इतने साल तक चला, ठीक है। सबसे बड़ा सशस्त्र मतलब जो अस्त्रों के साथ, विथ वेपन, ठीक है, सशस्त्र, सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष इसको क्या माना जाता है, विश्व की मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को कंसीडर किया जाता है। ये चला था 6 वर्ष तक, ठीक है। अब इसमें एक अनुमान के अनुसार ये माना जाता है लगभग 100 मिलियन लोग इसमें शामिल हुए थे, 100 मिलियन लोग शामिल हुए थे। और टोटल विश्व की आबादी का लगभग 3% जनता क्या हुई थी, या 3% लोग क्या हुए थे उस टाइम पे, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, यानी उनकी मौत हुई थी इस वर्ल्ड वॉर पे। इतना भयानक ये क्या था, विश्व युद्ध था। और इसका कारण क्या था, कैसे हुआ था, वो हम लोग देखेंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष माना जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को, 1939 से 45 तक 6 वर्ष तक चलने वाला क्या था, एक युद्ध था। और इसमें विश्व के लगभग 100 मिलियन लोगों ने भाग लिया था। और ये माना जाता है कि लगभग पूरी दुनिया का उस टाइम 3% आबादी जो थी इसमें क्या हुई थी, 100 मिलियन लोगों ने क्या माना था, लगभग, ठीक है, 100 मिलियन लोगों ने इसमें भाग लिया था। और ये माना जाता है कि टोटल विश्व की आबादी का 3% लोग क्या हुए थे, मृत्यु हुई थी इसमें। इतिहास की बहुत बड़ी त्रासदी इसको माना जाता है विश्व वॉर, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध को। इसमें भी क्या थी, 2 शक्तियां थी, एक बोलते हैं धुरी शक्तियां और एक थे मित्र राष्ट्र। जैसे मैंने आपको पहले युद्ध में बताया था, उसी प्रकार से इसमें भी विश्व 2 गुटों में बना था। तो विश्व के 2 गुट कौन कौन से थे, एक को बोला गया धुरी शक्तियां, यानी धुरी यानी केंद्रीय शक्तियां, ठीक है, धुरी शक्ति। और दूसरा बोला गया मित्र राष्ट्र। कल भी आपकी यही वीडियो आएगी और कल हमारा वर्ल्ड वॉर वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। संडे को ब्रिटेन के राजवंश और मंडे को भी वही वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है। तो धुरी शक्ति और मित्र राष्ट्र, इसमें 2 इसमें गुट बने थे। धुरी में कौन कौन थे, वही जर्मनी था, इसमें इटली था, और साथ साथ ही इसमें कौन आ गया था, जापान आ गया था। तो धुरी शक्तियों में कौन कौन से थे देख लीजिए, मेन जो राष्ट्र थे, ठीक है, जर्मनी,
इटली, लिंक करके पढ़ेंगे पहले विश्व युद्ध के साथ। और तीसरा कौन था इसमें, जापान आ गया था। जबकि मित्र राष्ट्र में कौन थे, वही फ्रांस, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए, सोवियत रूस यानी रसिया, सोवियत रूस, ठीक है, सोवियत रूस, ये बेसिकली इसमें कौन थे, मित्र राष्ट्र में थे। तो इन दो गुटों में क्या हो गया था, वर्ल्ड वॉर हो गया था। धीरे धीरे हम ये कहां से कैसे पहुंचे वो देखना है। अब आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन, कब से हुआ था, 1939 से 45, विश्व का सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। 100 मिलियन लोगों ने लगभग भाग लिया और 3% लोग पूरे विश्व की जनता का उस टाइम क्या हुआ था, उसकी उनकी मृत्यु हुई थी। धुरी शक्ति व मित्र राष्ट्रों के बीच युद्ध हुआ था। जर्मनी, इटली व जापान इसमें धुरी शक्तियों के अंदर थे, जबकि मित्र राष्ट्र में कौन थे, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और सोवियत रूस। इसको पढ़ने से जो जो नाम आते हैं आपको तुरंत मैप में देख लो, उसको ट्रेस कर लो, ठीक है, उसको हाईलाइट कर लेना। तो ये इसमें एक बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं इसके कारण क्या थे, क्योंकि सिलेबस में सीधे सीधे लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो अगला हेडिंग डालिए आप, कारण क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ठीक है, कारण आप लोग ने लिखना है। देखिए क्या इसके आखिर कारण थे। कारण धीरे धीरे इसको नोट कर लीजिए, हम कैसे कारणों तक पहुंचते हैं वो देखना आप, ठीक है। कारण इसमें देख लीजिए क्या हुआ था। जिस प्रकार मैंने आपको पहला वर्ल्ड वॉर समझाया उसी प्रकार से मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये भी समझा जाए, ठीक है। इसका पहला जो कारण माना जाता है वही पेरिस शांति सम्मेलन के बाद जो वर्साई की संधि हुई थी। पहला कारण लिखो, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि, कभी अगर पेपर में ये आता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में कौन कौन से सम्मिलित थे, उसमें वर्साई की संधि ऑप्शन देता है, तो ये मत कहना यार कहाँ 1919 में वर्साई की संधि भी, कहाँ 1939 में वर्ल्ड वॉर हुआ। अरे मूर्खो, वो मैंने तभी कहा था जब मैं पहला विश्व युद्ध पढ़ा रहा था। वर्साई की संधि को ध्यान रखना, इसी का लिंक मैं करूंगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, और उस समय कहूंगा कि वर्साई की संधि इसका कारण बनी थी। और वहां मत कहना सर ये क्यों पढ़ा रहे हो गलत गलत, तो वो गलत नहीं है, इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट हैं। वर्साई की संधि मैंने आपको पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान पढ़ाई थी, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण था। इसमें क्यों प्रमुख कारण था, देखिए इसमें हुआ क्या था। आप लोगों को पता है वर्साई की संधि में जर्मनी से हस्ताक्षर करवाए गए थे मित्र राष्ट्रों के द्वारा। ध्यान से उसको सुनना, ठीक है, लिखना कुछ नहीं है इसके नीचे, कारण में इतना ही लिखोगे क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी से सिग्नेचर यानी साइन करवाए थे वर्साई की संधि में, और जर्मनी को उस समय क्या हो गया था, उसकी एक प्रकार की बेइज्जती आप लोग कह सकते हैं। उसका बहुत बड़ा जर्मनी ने ये सोचा कि हमारा अपमान हुआ है। क्यों, आर्थिक उस पर प्रतिबंध लगाए गए, सेना का आकार का छोटा किया गया, उसके अपने इलाकों को छीन के दूसरों को दे दिया गया, उसके जो उपनिवेश थे जहां जहां उसने अपने राष्ट्र को जीता था उससे उसको छीना गया। तो जर्मनी पे बहुत बड़े कड़े प्रतिबंध मित्र राष्ट्रों ने लगाया। तो जर्मनी में ये एक प्रकार की विचारधारा फैली कि मित्र राष्ट्रों ने हमारे साथ अन्याय किया है, कभी ना कभी हम इसका बदला लेंगे। तो धीरे धीरे उसके राष्ट्र में जो शासक आए, जो तानाशाह शासक पैदा हुआ, जो सैन्य शासक पैदा हुआ, उसने जर्मनी के लोगों को विश्वास में लिया कि मैं कभी ना कभी उस वर्साई की संधि का बदला लूंगा, मित्र राष्ट्रों से बदला लूंगा। तो वर्साई की संधि कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध के लिए क्या थी, जिम्मेदार थी। क्यों हुआ था, मैंने सब आपको वर्साई की संधि पढ़ाया है, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें तो समझ गए आप, तो क्योंकि जर्मनी की अगर आप चाहें तो लिख लो इंप्लाइज करके, जर्मनी के साथ की गई थी, जिसमें उसको अपमानजनक, जर्मनी को अपमानित हुआ था जर्मनी, और वहां धीरे धीरे क्या हुआ था, राष्ट्रवाद का विकास हुआ। क्योंकि अगर किसी राष्ट्र के अगर आप उसके अपमानजनक अपमान हुआ तो वहां राष्ट्रवाद पनपेगा, उस बाउंड्री में रहने वाले लोग एक हो जाएंगे कि हमारे देश के साथ इस प्रकार की संधि की गई है, ट्रीटी की गई। तो ठीक है, पहला। दूसरा कारण माना था आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी, ठीक है, यानी 1929-30 की जो बहुत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी, महामंदी थी, इसको भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण माना जाता है। क्योंकि जब आर्थिक महामंदी हुई, राष्ट्रों में इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, तो यूरोप के बहुत से देशों में सैनिक तख्तापलट होने लगे, यानी सैन्य शासन स्थापित होने लगा। जैसे यूरोप में इटली के अंदर कहो आप, जर्मनी के अंदर कहो, या फिर स्पेन के अंदर कहो, यहाँ किस प्रकार की शासकें उत्पन्न हुए, एक प्रकार की तानाशाह शासक उत्पन्न हुए। यहाँ की सरकारें अधिनायकवादी हुई, यानी अधिनायकवादी जो प्रकार का जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं होता है, अधिनायकवादी सरकारें यहाँ उत्पन्न हुई। यहाँ पे जो है अपने आप में तानाशाह सरकारें उत्पन्न हुई, क्योंकि इकोनॉमिकल क्राइसिस हुआ, तख्तापलट की वहाँ पे घटनाएं होने लगी। और वो जब सैनिक शासक सत्ता में बैठता है तो वो हमेशा सैन्य कार्यवाही करने के लिए तत्पर रहता है। तो कहीं ना कहीं आर्थिक महामंदी भी क्या थी, इस द्वितीय विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार थी। ठीक है, ज्यादा पॉइंट लिखने नहीं है, ये आर्थिक महामंदी आपके सिलेबस में दिया नहीं है, मैं लास्ट में इसको बता दूंगा।
इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट था, जैसे जापान वगैरह एशिया के अंदर, जापान अपने आप में एक सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा था और उसने क्या किया, प्रशांत महासागर का जो इलाका था वहाँ के जो राष्ट्र थे या एशिया के जहाँ जहाँ प्राकृतिक संसाधन थे उनको हड़पने के लिए एशियन कंट्रीज पे अटैक करना शुरू कर दिया। और जापान किसकी ओर है आप खुद जानते हैं, इन्हीं ध्रुवीय शक्तियों की ओर। तो इसके अंदर लिख लीजिए इस वाले के इटली, ऐसे समझ जाना है, ठीक है, इटली कॉमा जर्मनी या फिर स्पेन, ठीक है। इनमें क्या हो गया, एक प्रकार के अधिनायकवादी सरकार यानी तानाशाह सरकार, अधिनायकवादी ऑब्लिक सैन्य सरकारों का गठन हुआ, ठीक है। अब इसलिए समझ जाना, जब सैनिक शासक सत्ता में बैठेंगे तो क्या होगा, सरकारों का गठन हो गया, क्योंकि जो नॉर्मल थे उनको आर्थिक महामंदी के लिए जिम्मेदार माना गया और इस प्रकार के। और साथ ही साथ एशिया में जो था वहाँ जापान ने क्या किया, प्रशांत व एशिया में आक्रमण शुरू करना शुरू कर दिया। और यहाँ क्या लगा, इन्हीं के साथ जापान द्वारा, जापान की लोकेशन देख लेना, जापान द्वारा प्रशांत क्षेत्र यानी जो पैसिफिक ओशन के क्षेत्र हैं, प्रशांत व एशिया क्षेत्र में आक्रमण उस दौरान, ठीक है, एशिया क्षेत्र में आक्रमण करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एशिया के क्षेत्र में शक्ति बन के उभरा था तो इसने एशियन इलाकों में ये काम करने शुरू कर दिए, ठीक। तो इस दौरान एक और घटना होती है, जो जर्मनी है, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय होता है। सैन्यवाद का मतलब सैनिक शासकों का उदय होता है। साथ ही साथ जो लीग ऑफ नेशन बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद, यानी राष्ट्र संघ बना था जो 1920 में उसकी स्थापना हुई थी, पेरिस शांति सम्मेलन का वो परिणाम था। उस राष्ट्र संघ की स्थापना तो हुई थी, पूरे विश्व को एक मंच पे लाके चीज़ों को मतलब इजीली सॉल्व करने के लिए, युद्ध की स्थिति न हो ऐसी चीज़ों के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी, लेकिन वो भी फेल हो गया, वो भी चीज़ों को नहीं संभाल पाया। तो अगला पॉइंट आपने लिखा है राष्ट्रसंघ की नाकामी, राष्ट्रसंघ की असफलता लिख लीजिए कि असफलता, ठीक है। ये भी एक कारण था क्योंकि ये कर नहीं पाए, चीज़ों को संभाल नहीं पाया, राष्ट्रसंघ की असफलता, ठीक है। राष्ट्रसंघ कब बना था, 1920 में। राष्ट्रसंघ में आपको बता दूंगा लीग ऑफ नेशन कब बना था। राष्ट्रसंघ की असफलता भी इसका कारण था। साथ ही साथ जर्मनी व जापान में सैन्यवाद का उदय लिख लीजिए। अब इस दौरान जर्मनी व जापान में सैन्यवाद का उदय यानी सैनिक शासकों का उदय हो गया था, सैन्यवाद का उदय। अब इसमें बीच का उसने टॉपिक दिया नहीं है तो मेरे लिए मजबूरी है, अब ये जर्मनी जापानी कुछ दिया नहीं है तो ऐसे ही पढ़ाना पड़ रहा है। बीच में तो बहुत घटनाएं हुई थी, लेकिन मैं एक समराइज करके आपको बता रहा हूँ, जर्मनी और जापान में सैन्यवाद का उदय भी इसका एक कारण था, ठीक। अब देखिए, इतना नोट करने के बाद अगला पॉइंट, इसका एक प्रमुख कारण था इटली में फांसीवाद का उदय व जर्मनी में नाजीवाद का उदय। अगला पॉइंट लिख लीजिए, इटली में फांसीवाद का उदय, अगला कारण अभी बताता हूँ ये क्या था, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लीजिए आप, इटली में फांसीवाद का उदय, इटली में फांसीवाद का उदय, इटली में क्या हुआ था, फांसीवाद का उदय हुआ था। अब आप कहोगे सर ये फांसीवाद क्या है। देखिए, फांसीवाद एक प्रकार के शासन व्यवस्था थी, एक प्रकार का मतलब शासन करने का तरीका था इटली के अंदर। इटली में क्या हो गया, फांसीवाद का उदय हो गया। इसमें क्या हो गया, फांसीवाद के उदय के अंदर जो राष्ट्रवाद था यानी जो राष्ट्रवादी मॉडल था, नेशनलिज्म का जो मॉडल था, वो सैन्यवाद, राष्ट्रवाद और अधिनायकवाद पे आधारित था। यानी इसका जो शासन था इटली का, उसमें क्या होना था, कट्टर राष्ट्रवादी, कि हमें इस राष्ट्र वाले, जैसे होता है नहीं कट्टर राष्ट्रवाद, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ नहीं बोलोगे, हम एक राष्ट्र के हैं, कुछ भी बोलोगे तो आंख निकाल दी जाएगी। राष्ट्रवादी ऑब्लिक सैन्यवादी यानी वहां सैनिक शासन, साथ ही साथ तानाशाही यानी अधिनायकवाद, अधिनायकवाद। इन तीन टाइप की चीजें वहां देखने को मिली इटली में। इन्हीं को कंबाइन रूप से बोला गया फांसीवाद। यानी इटली में इस प्रकार का राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के लिए हम एक हैं, दूसरा अगर कुछ भी आंख दिखाएगा तो आंख निकाल दी जाएगी, इतना कठोर कठिन राष्ट्रवाद वहां हो गया। सैन्यवाद, सैनिक शासन सत्ता पे आ गई, अधिनायकवाद, तानाशाह सत्ता में आ गया। और इसको जो इटली में फांसीवाद का उदय हुआ था, वो मुसोलिनी वहां का शासक था। उस मुसोलिनी ने 1922-23 में पहली अपने आप में फांसीवादी सरकार का गठन इटली में किया था। किसके उसमें हुआ, मुसोलिनी, मुसोलिनी के समय पहले
मुसोलिनी के समय पहले फांसीवादी सरकार का गठन लिख लीजिए 1922-23 में, यानी मुसोलिनी के समय इटली में पहले फांसीवाद का गठन। अब ये इटली बताओ ध्रुवीय राष्ट्र में है, इतना कट्टर चीजें हो रही वहां, कट्टर राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, तानाशाही यानी अधिनायकवाद, तो अगर इस पे अगर किसी ने कुछ भी किया तो ये तो कट्टर है, युद्ध की ओर जाएगा ही जाएगा। वैसे सरकारों को सौम्य होना चाहिए, कूल माइंड का होना चाहिए। अब इस प्रकार की चीजें होंगी तो स्वाभाविक सी बात है विश्व युद्ध के लिए कंडीशन बनेंगी बनेंगी। साथ ही साथ जर्मनी में हो गया नाजीवाद का उदय। अगला पॉइंट लिखो, जर्मनी में नाजीवाद का उदय, नाजीवाद का उदय। अब आप कहोगे सर ये नाजीवाद और फांसीवाद क्या है? देखिए, नाजीवाद और फांसीवाद एक प्रकार का कॉन्सेप्ट था जो कि एक इटली में, एक जर्मनी में जन्मा था। नाजीवाद का जो उदय हुआ था वो जर्मनी में हुआ था और इसमें कुछ अलग नहीं था। इसमें जो फांसीवाद है, ये वाला जो मॉडल है, इसी मॉडल का नस्ली रूप, नस्ल के आधार पे कि हम ये हैं, हम जर्मनी हैं, हमारी नस्ल ये है, हमारा खून ये है, हम एक हैं। इसके अलावा जो भी वहाँ जाति होगी, जनजाति होगी, चाहे यहूदी हों, स्लाव जाति हों, वो हमारे रक्त से नहीं है, हमारे नस्ल के नहीं है, उनको मारो, काटो, गिराओ, इस प्रकार का शासन उत्पन्न हुआ, उसी को बोला जाता है नाजीवाद। ठीक है, यानी नस्ल के आधार पर फांसीवाद को क्या बोला गया? नाजीवाद बोला गया एक प्रकार का। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने लिखना है फांसीवाद का नस्लवादी विस्तार। इसको लिखोगे फांसीवाद, जो ये वाला शासन था, ठीक है, इसका नस्ल, फांसीवाद का नस्ल के आधार पे नस्लवादी विचार था। ये फांसीवाद का नस्लवादी विचार था और इस प्रकार से नस्ल के आधार पे इसको हाईलाइट कर देना, हमारी नस्ल के अलावा कोई दूसरा होगा तो उसको क्या किया जाएगा, यहाँ से उसके खिलाफ युद्ध लड़ा जाएगा, उसको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मारा जाएगा, काटा जाएगा। तो इस प्रकार के शासन का उदय हो गया जर्मनी में, नाजीवाद का उदय हो गया, जो कि फांसीवाद का क्या था, नस्लवादी रूप था। और इसको बोला जाता है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट, यानी नाजी को बोला जाता है जर्मन नेशनल सोशलिस्ट। हिटलर के उसमें हुआ था जर्मन नेशनल सोशलिस्ट, जर्मन नेशनल सोशलिस्ट, इसी को ब्रैकेट में कर दो नाजी। इस सरकार का उदय हो गया वहां, और जो कि एक प्रकार का नस्लवादी विचारधारा को इस आधार पे, राष्ट्रवाद, सैन्यवाद और अधिनायकवाद जो होगा नस्ल के आधार पे होगा, हम नस्लवादी हैं, एक ही नस्ल के लोग एक होंगे, बाकी को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ से हटाया जाएगा, मारा जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के शासन का वहां उदय हुआ। जर्मन नेशनल सोशलिस्ट नाजी का उदय हुआ किसके टाइम पे हुआ? एडोल्फ हिटलर के टाइम पे। डैश डैश करके लिखो, एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। अगर क्वेश्चन कभी पूछेगा कि जर्मनी में नाजी सरकार का उदय किसके समय हुआ, आप बता देना एडोल्फ हिटलर उसका तानाशाह था, जबकि मुसोलिनी इटली का क्या था, तानाशाह था। और ये किसका था? अपने आप में फांसीवाद का। तो जर्मनी और इटली में क्रमशः फांसीवाद और नाजीवाद का उदय भी दूसरे विश्व युद्ध का क्या बन रहा था, कारण बन रहा था। ठीक है, हिटलर ने क्या किया इसी क्रम में 1933 में जर्मन का वो क्या बनता है, चांसलर बनता है, और अपने आप में वो क्या था, एक तानाशाह शासक था। तो अगला पॉइंट लिखो, जर्मनी का तानाशाह हिटलर कब बना? मतलब जर्मनी का क्या बना अपने आप में, चांसलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। अगला पॉइंट उसी के नीचे, उसके बाद क्या होता है, हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। चांसलर, वहाँ जैसे यहाँ राजा होता है, कहीं महाराजा होता है, तो जर्मनी में उसको क्या बोला जाता था, चांसलर बोला जाता था। और चांसलर कब बना था हिटलर जर्मनी का? 1933 में बना था। ठीक है, चांसलर कब बना था? 1933 में। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया, और जो हिटलर था अपने आप में तानाशाह था, एक क्या था, तानाशाह। और इस वजह से ये सत्ता में आया था कि इसने लोगों को विश्वास दिलाया था जर्मनी के कि वर्साई की संधि के जो हमारी बेइज्जती हुई है उसका बदला लिया जाएगा, जर्मनी के छीने हुए इलाकों को वापस लिया जाएगा, जर्मनी को फिर से वही वैभव प्रतिष्ठा दिलाई जाएगी जो पहले विश्व युद्ध से पहले थी, जर्मनी मित्र राष्ट्रों से बदला लेगा। जर्मनी के लोगों में ऐसी विचारधारा घुसेड़ दी इसने कि ये मित्र राष्ट्र हमारे दुश्मन है, हम अपनी वर्साई की संधि का बदला लेंगे, और इस आधार पर सत्ता पे काबिज हो गया। हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है और एक प्रकार का तानाशाह शासक होता है। इस पॉइंट को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ठीक है, वर्साई संधि से पहले की कंडीशन ये क्या करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। तो ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख लीजिए, ये हिटलर क्या था, जर्मनी का तानाशाह, और ये ब्रैकेट में लिख लो अभी क्या चाह रहा था, वर्साई। साफ साफ लिखो ये क्या, तानाशाह कैसे बना है, ब्रैकेट में लिखो, वर्साई की संधि को पलटने का निर्णय, संधि को
पलटने का निर्णय। ठीक है, इसने वहां लोगों के दिलों में इसीलिए जगह बनाई स्टार्टिंग में, इसने कहा हम वर्साई की संधि को पलट के रखेंगे, जर्मनी के वैभव को दोबारा हम क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। तो अगला लिखो, जर्मन वैभव को वापस लाऊंगा। जर्मन एक प्रकार का तानाशाह, ठीक है, वैभव यानी जर्मन का जो प्राइड था, जर्मन का जो गर्व था, ठीक है, वैभव को वापस, जर्मन वैभव को क्या करूंगा, वापस लेके आऊंगा, जर्मनी का जो वैभव। और इसके अलावा जर्मनी के लोगों के लिए अतिरिक्त क्या करने के, रहने के जो इलाके होंगे, अलग अलग इलाके जो जीते थे वो अपने में शामिल किया जाएगा। उसको एक टर्मिनोलॉजी बोल देते हैं लेबन सराक, यानी जर्मनी के लोगों के लिए अतिरिक्त लेबन सराक, लेबन सराक की व्यवस्था, लेबन सराक मतलब रहने की जगह, ठीक है, अतिरिक्त रहने की जगह, रहने की जगह यानी अलग अलग इलाके अपने अंदर शामिल करेंगे वाली बात, लेबन सराक की व्यवस्था की इसने। तो इस प्रकार के इसने जर्मनी के लोगों में ये निर्णय लिया, वर्साई की संधि पलटेंगे, मित्र राष्ट्रों से बदला लेंगे, जर्मनी के साथ जो बेइज्जती की गई, जर्मनी का जो अपमान किया गया उसका बदला लिया जाएगा। इसीलिए जर्मनी क्या हो गया, हिटलर जैसे शासक के हाथ में आ गया, क्योंकि इसने ये सब चीजें लोगों के दिमाग में बैठाई और इस सत्ता पे क्या हो गया, काबिज हो गया। तो हिटलर क्या था, वर्साई की संधि को पलटने के निर्णय के साथ सत्ता में आया था, जिसने पहले विश्व युद्ध का जो वो मतलब वर्साई की संधि थी, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी थी। ठीक है, अब किसी भी युद्ध का कोई एक कारण थोड़ा ना होगा, एक कारण से तो होगा नहीं, इतनी बड़ी महायुद्ध, उसके बहुत से कारण थे, उनमें से एक कारण ये भी था। अगला उसके बाद क्या लिखोगे, तुरंत इसके बाद अगला पॉइंट लिखोगे, नाजी शासन द्वारा 1941 से जब ये सत्ता में आया, नाजी शासन द्वारा, जो नाजी शासन यानी हिटलर का जो शासन था, नाजी शासन द्वारा 1941 में, उससे पहले भी चल रहा था, ठीक है, इसने 1941 में या 1941 से क्या करना शुरू कर दिया, जो यहूदी लोग रहते थे जर्मनी में, अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते थे, उनमें यहूदी वर्ग भी था, उनका और जो स्लाव जाति मैंने बताई थी उनका क्या करना शुरू कर दिया, उनकी हत्या, उनके खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो नाजी शासन के दृष्टिकोण यानी हिटलर का जो व्यू था उसके अगेंस्ट अपना व्यू रखते थे, उसके अगेंस्ट सोचते थे, उनकी हत्या करना शुरू कर दिया। तो नाजी शासन द्वारा 1941 में क्या कर दिया, यहूदियों स्लाव जाति व ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ युद्ध की घोषणा जो विभिन्न दृष्टिकोण रखता हो, घोषणा जो हिटलर से या जो नाजी शासन से भिन्न दृष्टिकोण रखता हो, जो नाजी शासन से अलग दृष्टिकोण रखता हो, अलग दृष्टिकोण, ठीक है, रखता हो, लिख दो, अलग दृष्टिकोण रखता हो। अब बहुत से देशों में यहूदी लोग भी रहते थे अलग अलग, उनको बुरा लगा, उनके यहूदी लोगों को मारा जा रहा है, स्लाव लोगों को मारा जा रहा है, तो उनने स्वाभाविक सी बात थी जर्मनी के अगेंस्ट यानी जर्मनी के खिलाफ आवाज उठानी थी। तो उसके बाद अगला पॉइंट, इसको नोट करने के बाद अगला पॉइंट लिखोगे आप सब सीधे सीधे तुष्टीकरण की नीति, यानी तुष्टीकरण की नीति क्या थी अभी बताता हूं, ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे तुष्टीकरण की नीति, देखो तुष्टीकरण की नीति यानी एक पॉलिसी अपना दी, ठीक है, तुष्टीकरण की नीति। इसका क्या मतलब होता है, जैसे आप चीज़ों को आपके सामने आपको पता होगा, एग्रीमेंट किया होगा कि हम जो ये गलत करेगा उसको हम उसका अपोज करेंगे, तो आप उसके खिलाफ तुष्टीकरण हो रहे हैं, आप देख रहे हैं साफ साफ आपके सामने चीज़ें, वो गलत कर रहा है, संधि का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन आप मौन बैठे हैं, यानी एक प्रकार से आप भेदभाव कर रहे हैं, आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि डेली मेरी वीडियो देख के आप नोट्स प्रॉपर बनाना। बहुत से लोग अगर उस चीज़ को नहीं फॉलो कर रहे हैं फिर भी मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, यानी मैं तुष्टीकरण, यानी कुछ लोग मजे में हैं, कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं जो मजे में है उनकी ओर भी मैं बिल्कुल ध्यान नहीं, मतलब देखा हूं उनको मजे कर रहे हैं फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं। तो एक प्रकार का तुष्टीकरण है, किसके साथ, जो मेहनत कर रहे हैं, यानी मेहनत करने वालों के साथ तो मैं हुई हूं, उनके साथ भी खड़ा हूं जो नहीं कर रहे हैं, एक प्रकार का तुष्टीकरण हो गया, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया, तुष्टीकरण की नीति अपना दी, किसने, ब्रिटेन और फ्रांस ने। और कैसे अपनाई, अब देखिए एक बार होता क्या है इसमें, इधर लिख लीजिए तुष्टीकरण की नीति, होता क्या है इसमें, जैसे एक बार वो जर्मनी कहता है तुष्टीकरण की नीति, ये लिखना है, ठीक है।
मैंने आपको मैप में दिखाया था एक जगह कल, आप लोग पुराना मैप देखिए, उसका नाम है चेकोस्लोवाकिया। चेकोस्लोवाकिया में आधे जर्मन लोग रहा करते थे। हिटलर ने एक बार क्या कहा कि वो जर्मन लोगों से मिलने के लिए चेकोस्लोवाकिया में जाना चाहता है, जबकि वो चेकोस्लोवाकिया के साथ मित्र राष्ट्रों का संबंध था, यानी मित्र राष्ट्र उसके साथ थे, उसके साथ स्टैंड करते थे। तो जर्मनी जो है वहां जाके उसने इस बात के आधार पर वहां जाना चाहता था कि वो क्या करेगा, चेकोस्लोवाकिया में सिर्फ जर्मन लोगों से मिलेगा, उनका साथ देगा, बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा जो वहां एक्स्ट्रा लोग रहते थे। तो तुष्टिकरण की नीति में ब्रिटेन और फ्रांस से चलो देख रहे थे कि हिटलर वहां जाना चाह रहे तो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हिटलर ने वादा किया था कि बाकी लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जर्मन लोगों से मिलेगा। तो चेकोस्लोवाकिया में जब वो गया तो ब्रिटेन और फ्रांस देखे हुए थे उसको कि वो साफ साफ वर्साई की संधि का उल्लंघन कर रहा है। पहले तो उसको वहां जाना नहीं था, तो ब्रिटेन और फ्रांस चुप थे। जब उसने ये वादा किया था कि वो वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसने वहां जाके युद्ध की घोषणा कर दी चेकोस्लोवाकिया में 1939 में। तो वहां भी उसने क्या कर दिया, युद्ध कर दिया। फिर भी ब्रिटेन और फ्रांस क्या रहे, चुप रहे। तो ये एक प्रकार की तुष्टिकरण की नीति थी। वो जान रहे थे कि ये गलत कर रहा है, फिर भी उन लोगों ने उसका साथ दिया, तो अपने आप में तुष्टिकरण की नीति होगी। तो इसमें आप लोग ने लिख रहे हैं हिटलर वर्साई की संधि का उल्लंघन कर रहा था। ब्रिटेन व फ्रांस जानते थे इस चीज को, लेकिन पहले लिखो हिटलर वर्साई की संधि का उल्लंघन कर रहा था। वर्साई की नहीं जाना था इसको यहां, ठीक है, संधि का उल्लंघन कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या था, ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस तो मित्र राष्ट्र में थे ना, फ्रांस इस बात को जानते थे, फिर भी चुप रहे, तो एक प्रकार का तुष्टिकरण हो गया, जबकि यहां आवाज उठा देनी चाहिए थी। तो ब्रिटेन और फ्रांस जानते थे। अब आप कहोगे सर ये क्यों चुप रहे, उसी दौरान रूस में क्या हो रहा था, साम्यवादी सरकार का प्रचार प्रसार हो रहा था। रूस को याद कीजिए, जब मैंने आपको रूस की क्रांति पढ़ाई थी, वहां एक प्रकार का शासन स्थापित हो गया था। मतलब अपने आप में जो शासन स्थापित था वो कैसा शासन था, साम्यवाद। उसको आप लोग नोट कीजिए, इसमें देखना क्या हुआ था। वो क्या कर रहे थे, रूस के साम्यवाद को रोकने के लिए इसको बेहतर मान रहे थे। तो जैसे ब्रिटेन और फ्रांस से क्यों चुप थे, ब्रैकेट में लिखो, मैं समझा देता हूं आपको, इसके ब्रैकेट में लिख लो, ये मतलब ब्रिटेन और फ्रांस लिखना, ब्रिटेन प्लस फ्रांस रूस के साम्यवाद को रोकने के लिए इसे बेहतर मान रहे थे। रूस के साम्यवाद को रोकने हेतु इसे बेहतर मान रहे थे, इसे बेहतर, ठीक है, मान रहे थे। अब आप कहोगे सर ये पॉइंट समझ नहीं आया। देखिए, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जितने भी थे ये एक प्रकार की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। यहाँ पे क्या था, कैपिटलिज्म था। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है जहाँ पे आपका जो पूंजीपति होते हैं, यानी जो सेठ लोग होते हैं, जो पैसे वाली पार्टी होती है, उनकी इंडस्ट्री होती है, वो लेबर वर्क वहाँ करता है, और वो जो उत्पादन होता है उसके हिसाब से मार्केट में खुली प्रतिस्पर्धा रहती है। यानी किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिशन ओपनली रहेगा, सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो होता है पूंजीवादी मॉडल। साम्यवादी या समाजवादी मॉडल में सरकार के नियंत्रण में अर्थव्यवस्था चलती है। रूस में था साम्यवादी मॉडल, जबकि अधिकांश लोगों के पास था पूंजीवादी मॉडल। तो रूस अपने मॉडल को प्रचारित कर रहा था, अलग अलग देशों में उसको फैला रहा था। तो ब्रिटेन, फ्रांस नहीं चाहते थे कि ये फैले, तो इसलिए उनने क्या किया, हिटलर को बढ़ने दिया। उनको पता था हिटलर बढ़ेगा चेकोस्लोवाकिया की ओर, आगे रूस की ओर जाएगा, रूस से लड़ेगा तो रूस के मॉडल को खत्म कर देगा। तो इसलिए वो चुप हुए थे, और वो चाहते थे, जबकि चाहते तो यहाँ पे क्या कर सकते थे, इसको हिटलर को रोका जा सकता था। इसी क्रम में इन लोगों ने म्यूनिख जर्मनी में पड़ता है, म्यूनिख में एक संधि की थी, और म्यूनिख संधि हुई थी अपने आप में कब, सितंबर 1938 में। म्यूनिख संधि में यह समझौता हुआ था कि चेकोस्लोवाकिया की ओर जब हिटलर बढ़ेगा सिर्फ जर्मन लोगों से वहां मिल के आएगा, बाकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जबकि उसने म्यूनिख समझौते का उल्लंघन करते हुए चेकोस्लोवाकिया पे लास्ट में हमला कर दिया, ठीक है। तो अगला लिखो, म्यूनिख समझौते का उल्लंघन, हिटलर द्वारा म्यूनिख समझौते यानी सितंबर 1938 लिख देना, सितंबर 1938 का उल्लंघन लिख लो, ठीक है। हिटलर द्वारा म्यूनिख समझौते का उल्लंघन। और म्यूनिख समझौते में क्या कहा गया था कि जो चेकोस्लोवाकिया है, मैप में देखो अपने, वहां के जर्मन लोगों से ही हिटलर मिलकर आएगा, बाकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इसने क्या कर दिया, 1939 में लिखो, 1939 में चेकोस्लोवाकिया में हमला, चेकोस्लोविया या चेकोस्लोवाकिया जो भी लिखा होगा, यानी चेकोस्लोवाकिया में इसने क्या कर दिया, हमला कर दिया, ठीक है, पर हमला।
इतनी घटना हो गई थी। अब जो था मित्र राष्ट्र को लग गया कि अब चुप बैठना बेवकूफ़ी है, अब चुप नहीं रहा जा सकता है, और साथ ही साथ जर्मनी ने तुरंत क्या कर दिया, पोलैंड पे भी अटैक कर दिया। और वो घटना थी 1 सितंबर 1939 की, जो कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण बना। ठीक है, बहुत से इलाकों को वो जीत रहा था, हरा रहा था, छोटे छोटे उतना नहीं देखना है, लेकिन तात्कालिक रूप से उसने क्या कर दिया, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। पोलैंड मित्र राष्ट्रों के पक्ष में था। अब मित्र राष्ट्र नहीं देख रहे थे कि ये जर्मनी इतना फैल रहा है, इतने इलाकों को जीत रहा है, हिटलर जो है वहाँ नरसंहार कर रहा है, लोगों को मार गिरा रहा है, अपनी जाति, अपनी यहूदी या अपनी नस्ल से बाहर के अपने दृष्टिकोण, उनके दृष्टिकोण से जो दूसरा दृष्टिकोण रखते हैं उनको मार गिरा रहा है। तो उसने क्या किया, जब अगला पॉइंट को तात्कालिक कारण, ठीक है, तात्कालिक कारण लिखना, तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या लिखोगे, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। और ये घटना थी, ब्रैकेट में लिखो, 1 सितंबर 1939 की। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो अपने आप में प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था वो क्या बना था, जर्मनी का पोलैंड पे आक्रमण। इस पॉइंट को मोस्ट इंपोर्टेंट करो, इंपोर्टेंट कर दो इसको, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, आप सीधे सीधे बता देना, जर्मनी द्वारा पोलैंड पे आक्रमण। ये पेपर में भी आएगा, और इसकी डेट बता देना, 1 सितंबर 1939 पे ये तात्कालिक कारण बना। तुरंत 2 दिन बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ क्या कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। 2 दिन बाद फ्रांस व ब्रिटेन द्वारा जर्मनी के खिलाफ युद्ध घोषणा, जर्मनी के खिलाफ युद्ध की क्या कर दी, घोषणा कर दी, युद्ध घोषणा कर दी, ठीक है। और इस प्रकार पूरा यूरोप में क्या होने लग गया, युद्ध वगैरह की घटनाएं शुरू होगी। इसके अलावा कब कौन सा इलाका जीता गया, कैसे जर्मनी आगे बढ़ा, कैसे जर्मनी को पराजित किया गया, कौन सा अमेरिका कब शामिल हुआ, अमेरिका ने कब कहाँ क्या किया, ये सारी घटनाएं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर फैक्ट वाली सीरीज में बताऊंगा। कल इसका अंतिम वीडियो आएगा, और उस वीडियो को भी आप लोगों ने ढंग से तैयार करना है, हमारा ये टॉपिक भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो टोटल इस वीडियो का, आप इसको नोट कीजिए, इसका टोटल समरी है यानी सार है, वो इतना ही है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध में वर्साई की संधि का क्या रोल था, इटली में मुसोलिनी के अंदर नाजीवाद क्या था, फांसीवाद क्या था, जर्मनी में हिटलर के अंदर नाजीवाद क्या था, मतलब जो नाजीवाद था, नाजी शासन, और इटली का फांसीवाद था। ये कैसे विश्व की आर्थिक मंदी ने क्या प्रभाव डाला, साथ ही साथ जो तात्कालिक कारण बना, जर्मनी कैसे विस्तारित कर रहा था। इन चीज़ों को एक मोटा मोटा आइडिया अपने दिमाग में रखना। उसके बाद उसके आपको मैं जब इसके फैक्ट बताऊंगा अगली वीडियो में, आपका ये पूरा टॉपिक सही से क्लियर हो जाएगा, आपका एग्जाम पे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर मिलते हैं कल अगले सेशन में, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।